आरोप है कि भानु प्रतापपुर क्षेत्र में लगातार किस तारीख को डेट पड़ी है, कितना भी 12 तारीख है कौन कंपनी 12 कंपनी। बताइएगा, आप लोग चालू करना है। 4 मिनट बाकी है और कोई पत्रकार आ गया तो बोले 6 बजे बुलाए थे, 5:56 को शुरू कर दिए, है ना। चलो स्वागत कर लो। नमस्कार साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि पूर्व घोषित है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पत्रकार वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय राजेश तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मलकीत सिंह गेंदू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद वर्मा जी, अजीत शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दिनेश दुबे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री आदरणीय अजय साहू जी, प्रवक्ता बन्ना ठाकुर जी, तिवारी जी, सुरेश वर्मा जी, रंजीता भाई, सनी अग्रवाल जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित
तमाम प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। दोनों चालू, इसी दोनों किसी धन्यवाद सुशील भाई। सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का आज के पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च से एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ। तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीकर में और दूसरे कोल में सब एफआईआर दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया। इसे क्यों नहीं डाला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेव ऐप है, इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित है, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली है। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। पहला एफआईआर दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 एफआईआर दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिषेध अधिनियम है वो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी की। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई, केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत ने व्यापक पैमाने पर किया गया। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज किए गए, 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए,
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ, अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने, इसके कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात यह है, जब आपने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उस एफआईआर की कॉपी में उस एफआईआर के कॉपी में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471, ये इसमें दर्ज। दूसरी बात ये है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। इस पूरे जो एफआईआर कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है,
और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पे बंद किया गया, लेकिन बहुत सारे और जो बैटिंग ऐप मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें चला लगातार इसको चलाया जा रहा है। आज भी महादेव ऐप सट्टा बंद नहीं है। 4 महीना यहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन पे महादेव सट्टा चल रहा है साए साए? मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साए साए। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग नहीं चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मज़ेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को, उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपये चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज़्यादा यदि किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? तो ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहाँ के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार से चीज़ें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूँगा, जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ना इन गिदड़ भपकियों से ना मैं डरने वाला हूँ, ना पीछे हटने वाला हूँ। जो सामने की लिस्ट में आपका नाम है, पीछे कॉलम का आपने जिक्र किया, वहाँ आपका नाम है, इसके पीछे की मंशा क्या है? दूसरा ये सर, अब आपका अगला मूव क्या होगा, क्योंकि चुनावी मैदान में आप हैं और लगातार अपनी साजिश कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है,
तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों का संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों को भी नाम डालना था उसमें, क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में? दिखाइए भला, इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों को भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी गण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण, सबको लिख दिया डाले। इसमें अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों से मेरे संबंध हैं, मोहन भाई। इसमें किसी का नाम नहीं है, इस बॉक्स में है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। निशा जी, सर मेरा सवाल है कि आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आप इतनी मजबूत स्थिति पर हैं कि आपको तोड़ना है, या फिर आप इतनी कमजोर स्थिति पर हैं कि आप आसान है उन तक पहुंचना? क्योंकि अभी ऐसी कोई मतलब रिसेंट में ऐसी कोई घटना नहीं हुई सर कि मतलब इस तरीके की कार्रवाई अभी होनी थी। और विधानसभा के पहले की भी अगर हम कार्रवाई को देखते हैं आपके खिलाफ, और अभी ये सवाल इसलिए कि आप इतने ईजी हैं उनके लिए या इतना मुश्किल है कि आपको तोड़ना है? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2021 से 2021 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगी रही, डीआरआई लगी रही, और उसमें पूरे प्रदेश में वो किस मोहल्ले में नहीं गए हैं, कौन सा वर्ग छूटा हो जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए, वो नहीं कर पाए, कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी, ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने किया। उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू को दिया है। तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारी एजेंसियां नहीं पड़ी होती, और पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की है तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य है जहां सबसे जांच हो रही है। मैं नहीं कहता मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। जी सर, एक सवाल ये था, अभी एफआईआर इसके पहले चल रहा है पोस्टर वार, उस पोस्टर वार की शुरुआत भी जो है आपको टारगेट करते हुए इन्होंने की कि मतलब अगली पंक्ति में आप दिख रहे थे, साहब दिख रहे थे। इससे संबंधित, मतलब इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मैं आज जवाब दूंगा, अन्य सवालों के जवाब मैं दूसरे दिन दूंगा। आगे की क्या? अब इसमें देखिए, मैं तो पहले बोल दिया, इसको जो करना है करे। यदि वो नोटिस दे, पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च को एफआईआर दर्ज कर लिया है ना, इसको अपने वेबसाइट में क्यों नहीं डाला?